नमस्कार। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूछी जाने वाली आगामी किसी भी मुख्य परीक्षा में जहां उत्तर प्रदेश से संबंधित 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम प्राचीन इतिहास उत्तर प्रदेश से संबंधित समस्त घटनाओं और उनसे संबंधित तथ्यों को जान लिए थे। तो आज के श्रृंखला में हम उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को जानेंगे। किसी भी भूभाग, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या भारत का संपूर्ण भूभाग हो, कहीं का कोई इतिहास जानने के लिए हम उसके कई कारकों को समझेंगे। उस ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझने के लिए वहाँ की परिस्थितियों को समझते हैं। हम ये समझते हैं कि इतिहास अगर हम मध्यकाल का समझें तो उसके जानने के लिए हम पहले वहाँ के राजनैतिक स्थिति को जानेंगे। राजनीतिक स्थिति को जानने के बाद वहाँ की आर्थिक स्थिति को जानेंगे कि आर्थिक स्थिति में वहाँ की कर व्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसा था, उद्योग उस समय के कैसे थे, चाहे वह स्थानीय उद्योग ही क्यों ना हो। उसके बाद वहाँ के समाज को देखेंगे। समाज में जहाँ जाति होती है, धर्म होते हैं, महिला और पुरुष की स्थिति की बात होती है। उसके बाद हम उस समाज के कला और संस्कृति को देखते हैं। चूंकि ये सारी चीजें एक केवल हम रिकैप कर रहे हैं पिछली कक्षाओं को और अगली कक्षा से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन सारे चीजों को जब देखते हैं तब वहाँ के इतिहास की पृष्ठभूमि समझ में आती है। तो सबसे पहले हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित तथ्य जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, विशेष रूप से उनको जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि पूरे इतिहास को समझने के लिए चाहे हम रेफरेंस के तौर पर एनसीईआरटी पढ़ें या सतीश चंद्रा की जो किताब है उसको पढ़ें तो बहुत लंबी श्रृंखला हो जाएगी। चूंकि हमको केवल उत्तर प्रदेश से ही संबंधित मध्यकालीन का इतिहास देखना है, इसलिए हम केवल उन्हीं तथ्यों और अवधारणाओं को देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के घटनाक्रमों से संबंधित है। तो हम उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास को देखेंगे और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के कला और संस्कृति को देखेंगे। कला में उत्तर प्रदेश के स्थापत्य कला को देखेंगे। आज के क्लास में हम कोशिश करेंगे कि पूर्णतः उत्तर प्रदेश का जो मध्यकालीन इतिहास का घटनाक्रम है और मध्यकालीन इतिहास का यूं कहें तो राजनीतिक पक्ष है, उसको समझेंगे। तो हम जब पिछली कक्षा में हम देख चुके थे कि हम पूर्व मध्यकाल में जब प्रवेश किए थे तो भारत में अगर ये हम पूरे इंडिया का मैप बनाएं, ये चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हम इसको थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि हम एक स्ट्रक्चर बना सकें। अगर ये हम भारत के मैप को बनाए तो यहाँ कहीं उत्तर प्रदेश है, एग्जाम्पल के तौर पर। उत्तर प्रदेश में हम पिछली कक्षा में देखे थे कि जो शासन था वो गढ़वाल वंश का शासन था। कन्नौज में जो शासन था वो गढ़वाल वंश का शासन था और गढ़वाल वंश के शासक उस समय जयचंद्र थे। सॉरी, डिस्टर्ब नहीं। जयचंद थे और यहीं बगल में जो दिल्ली और आज के अजमेर का क्षेत्र है, यहाँ चौहान वंश का शासन था और चौहान वंश में प्रतापी राजा थे पृथ्वीराज चौहान। यहीं से हम पृष्ठभूमि उठाते हैं, पृथ्वीराज चौहान। जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनको अपनी सत्ता अपने नाना, उनका नाम अनंगपाल चौहान था, अनंगपाल चौहान से पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली और अजमेर के आसपास की सत्ता मिली थी। होता यूं है कि जब 1175 में पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र अजमेर में शासक बनते हैं, राजा बनते हैं, तो एक अफगान आक्रमण होता है अफगानिस्तान के क्षेत्र में। वो था मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है और ये कहाँ होता है? पृथ्वीराज चौहान से उनका पहला संघर्ष होता है। जब पृथ्वीराज चौहान से पहला संघर्ष होता है, किस जगह पे होता है? वो स्थान का नाम है तराइन और यही होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो गौरी के बीच में होता है। हम पूरा नहीं लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे जिससे आप समझ जाएं। और चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गौरी को मारते हैं और गौरी को भगा देते हैं भारत के
बाहर। और जब गौरी बाहर जाता है तो यहाँ पर एक घटनाक्रम होती है, वह घटनाक्रम भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और यहीं से ऐतिहासिक यू टर्न होता है। वो घटनाक्रम ये था कि जो हम आपको बताएं कि कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जो जयचंद्र थे, इनकी पुत्री का नाम संयोगिता था, संयोगिता था। और संयोगिता का स्वयंवर होने वाला था और उस स्वयंवर में किसी विशेष फ्रस्ट्रेशन की वजह से, कुंठा की वजह से जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया था। चूंकि ये जो पुत्री संयोगिता हैं, इनका और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रेम संबंध था। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच का प्रेम संबंध उनके स्वयंवर से, जब संयोगिता का स्वयंवर था, उस स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर चले जाते हैं और इससे इनके स्वाभिमान के ऊपर ठेस पहुंचती है जयचंद्र के ऊपर। जब जयचंद्र अपने स्वाभिमान और अपनी इज्जत को लेकर के कुंठित होते हैं, परेशान होते हैं, तो वह एक बहुत ही गिरा हुआ कदम उठाते हैं। उस समय बाहर से आया आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी का साथ देते हैं। जब मोहम्मद गोरी का साथ जयचंद देते हैं तो फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है अगले साल। तराइन का सेकंड युद्ध होता है और किसके बीच में होता है? गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। यहाँ पर गौरी का साथ दिए थे, गौरी के साथ थे ये जयचंद, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। और जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तो दिल्ली पर उस समय सत्ता स्थापित होता है गौरी का। उस समय जब सत्ता स्थापित होता है तो उसके एक साल बाद, यूं कहें तो 1194 में एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, ये जो चंदावर का युद्ध होता है, इस युद्ध में गौरी जयचंद को हरा देता है। और हराने के बाद इतिहासकार यही कहते हैं कि गौरी की यही मेंटलिटी थी कि जयचंद तुम कितना ही मेरा साथ दो, लेकिन एक वक्त था कि जब तुम स्वयं अपने पुत्री का नहीं हुए, अपने देश के उस राजा का नहीं हुए जो तुम्हारा पड़ोसी राजा था, तुम मेरा क्या होगे। तो गौरी क्या करता है, इनको जयचंद को भी हरा देता है। और हराने के बाद उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्र पर गौरी शासन करता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाता है। यहीं से शुरुआत होती है गुलाम वंश की। तो अब हम इस पृष्ठभूमि बना चुके हैं, अब आगे हम चलते हैं गुलाम वंश को देखेंगे और बहुत ही तेजी के साथ हम आगे को चैप्टर को खत्म करते जाएंगे। चूंकि ये बहुत लंबा श्रृंखला है, जो मध्यकाल का राजनैतिक इतिहास है, ये काफी लंबा है। तो गौरी का एक गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब गौरी दिल्ली में बैठा था, दिल्ली में तो नहीं था वो कुछ दूर पर ही शासन, आज का दिल्ली में वो नहीं अपना सिंहासन स्थापित किया था। तो मेरठ के क्षेत्र में, अगर हम ऐसा यूपी का एक मानचित्र बना लें, क्योंकि हम यूपी का ही इतिहास पढ़ रहे हैं, तो बना लेंगे तो हमको आसानी होगा यूपी को के घटनाक्रम को समझने में। अगर ये हमारा यूपी है तो यहाँ पर मेरठ है, और मेरठ में एक विद्रोह होता है। चूंकि गुलाम क्या हुआ करते थे, जो राजा होते थे वो योग्य बच्चों को, योग्य युवाओं को पैसे देकर खरीद लेते थे और अपने कार्यों में लगाते थे। उसी तरह मोहम्मद गौरी जो था वो खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक को मेरठ में देखा कि मेरठ के लोग विद्रोह किए थे गौरी के खिलाफ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस विद्रोह को दबाने का काम किया था। जब उस विद्रोह को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दबाया तो गौरी ने, ये था गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, पहले इसका नाम लिख लें, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह गुलाम वंश का संस्थापक था, और गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक ये मेरठ के विद्रोह को दबाता है, तो गौरी इसे एक उपाधि देते हैं, वो उपाधि है मलिक की उपाधि। मलिक की उपाधि गौरी देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बड़ा दान करता था, यह बहुत दान देता था, इसी के कारण इसे हम, उस समय के लोग लाख बख्श भी कहते थे,
लाख बख्श। और यह जो है एक इतिहासकार हुए हैं, फारसी इतिहासकार थे, उनका नाम मिनहाज सिराज है। मिनहाज सिराज ने इसे हातिम तई कहा है। मिनहाज सिराज ने इसे हातिम ताई कहा है, हातिम ताई कहा है। ये लाहौर थी, ये लाहौर से शासन करता था। दिल्ली के सिंहासन, दिल्ली में कभी सिंहासन बना के आया नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी राजधानी लाहौर थी। और इसका एक सूबेदार था, सूबेदार मतलब राज्यपाल या गवर्नर कहें, उसका नाम इल्तुतमिश था, जो इसका गुलाम था। वह उत्तर प्रदेश में एक यहाँ पर आज का जिला है बदायूं, वह बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार कौन था? इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो लड़की थी और इल्तुतमिश थे, ये दोनों की शादी होती है। और शादी होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश उसका दामाद या गुलाम बनता है। तो अब हम देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। जो इल्तुतमिश था, यह सबसे पहले बदायूं का जब गवर्नर था, तो यह उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा राजनीतिक केंद्र बनाया था बदायूं में। इसके साथ इसको जो है बहुत ही विश्वसनीय माना गया कुतुबुद्दीन ऐबक का, चूंकि उनका दामाद भी उसका था, इसलिए इसको जो है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्योंकि गुलाम था तो गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहने के साथ ये क्या किया कि जो तुर्क सरदार थे, वो तुर्क सरदारों में 40 सरदारों का एक समूह बनाया था, जो उसके शासन व्यवस्था को करने में आसान हो। इन्हें तुर्क चहलगानी कहा था, तुर्क ए चहलगानी कहा था। 40 सरदारों का समूह था, जो इसको मतलब किसको, इल्तुतमिश को सलाह दिया करते थे शासन को चलाने के लिए। उसके बाद इल्तुतमिश ने सबसे पहले दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित करने वाला अगर कोई भी शासक था तो वह इल्तुतमिश था। तो हम ये कहेंगे दिल्ली का प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। क्यों? क्योंकि जब यह राजा बना इल्तुतमिश, तो यह 1210 में राजा बनता है और इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक बनता है। दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाता है इल्तुतमिश। तो अब सल्तनत क्या है, एक चीज यही हम समझ लें, सल्तनत क्या है। जो सल्तनत है उसका मतलब होता है राजशाही या साम्राज्य। हम साम्राज्य को ही सल्तनत कहेंगे, बस इतना ही हम समझे, क्योंकि हमारी भी अपनी सीमाएं, हमें उत्तर प्रदेश का ही इतिहास देखना है। बैकग्राउंड को लेकर चलते हैं फिर भी लंबा हो जाता है, क्या किया जाए। उसके बाद ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने क्या किया था, सिक्के चलवाया था। पहला यही इल्तुतमिश ही था मध्यकाल में जो अपना सिक्का चलवाया था। और इसके सिक्के का नाम, एक का नाम था टंका था और दूसरे का नाम जीतल था। जो टंका था ये चांदी का था और जो जीतल था वो तांबे का सिक्का था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ये तो ठीक है। इल्तुतमिश जब सुल्तान बना तो एक प्रथा चलाया, एक इसकी व्यवस्था थी, प्रथा नहीं हम व्यवस्था कहेंगे, वो था इक्तेदारी की व्यवस्था। इक्तेदारी क्या है यही समझते हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में देखने का क्वेश्चन मिले कि इक्तेदारी क्या है। जब आज हम देखते हैं कि अगर हमारा देश है, पहले हम देखें इक्तेदारी क्या है। इक्तेदारी
आज अगर कोई देश है तो वह देश छोटे छोटे राज्यों में बटा होता है, राज्य छोटे छोटे जिलों में बटे होते थे। उसी तरह जो ये आए थे तुर्क अपने साथ, पश्चिम की ही एक पद्धति लाए थे, वो पद्धति इक्तदारी थी। इसमें क्या हुआ कि अगर ये हमारा पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत है तो दिल्ली सल्तनत को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाएगा, और एक राज्य जो है वो आज हम, जैसे आज हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा है और हर राज्य को प्रांत, प्रोविंस या सूबा कहते हैं, उसी तरह दिल्ली सल्तनत जो छोटे छोटे भूखंडों में बटा था उसे हम इक्ता कहते थे। उसे हम इक्ता कहते थे। कहने का ये मतलब है कि दिल्ली सल्तनत का भूभाग जितना उनका साम्राज्य हुआ करता था, सल्तनत हुआ करता था, उस सल्तनत को अगर छोटे छोटे भूभाग में बांट दे, छोटे छोटे का मतलब जैसे एक एक प्रांत हो, तो उस प्रांत को इक्ता कहते थे। इस इक्ते के मुखिया को हम वली कहते थे। इस इक्ते के मुखिया को हम वली कहते थे। अगर वली के साथ साथ इस इक्ते के मुखिया को मुक्ता भी कहते थे। वली कह सकते थे या मुक्ता कहते थे, मुक्ता या मुक्ति कहते थे। ये क्या करते थे, ये जो क्षेत्र उनको मिल गया, मान लीजिए दिल्ली सल्तनत था, उसे एक इक्ता मिला, बदायूं का इक्ता इल्तुतमिश को मिला था। अब उस जगह का वो क्या करेगा, मुक्ति रहेगा या मुक्ता रहेगा या वली रहेगा, 3 शब्द का प्रयोग किताब में की गई है। यह क्या होते थे, ये वहां के 3 कार्य देखते थे। एक तो प्रशासन को देखते थे, सैनिक व्यवस्था भी देखते थे, वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी देखते थे, और तीसरा कर की उगाही भी करते थे, कर भी वसूलते थे। तो अब वहां अगर आप मान लीजिए कहीं का इक्तेदार कोई बन गया तो इक्तेदार क्या करेगा, वहां की सारी प्रशासन को देखेगा जैसे डीएम देखता है आज के समय में, और वहां की सुरक्षा व्यवस्था को देखेगा, सैनिक भी रखेगा, और वहां के कर जो मिलेगा उस कर को लेगा और अपने यहाँ जो घुड़सवार सेना है, पैदल सेना है, उनको सबको पेमेंट करेगा, और बचा हुआ पेमेंट जो है वो दिल्ली सल्तनत में चला जाता था, इल्तुतमिश के पास चला जाता था। अब ये जो प्रशासन, सैनिक देखने के बाद क्या ऐसी भी कोई भूमि थी कि जो भूमि इक्तों में नहीं बटी थी, तो हाँ, जब दिल्ली सल्तनत सारे भूमियों को इक्तों में न बांटकर कुछ ऐसी भूमि थी जिसे वो अपने पास रखते थे। अगर इक्ता का मतलब राज्यों में न बांट के, जैसे आज केंद्र सरकार कुछ भूमि को अपने पास, अपने नियंत्रण में रखती है, उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। उसी तरह दिल्ली सल्तनत जो भूमि दिल्ली सल्तनत के अंडर में रहती थी उसे खालसा भूमि कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। जो ये इक्तेदार होते थे उस समय के इक्तेदार, उनका ट्रांसफर भी होता था, हो सकता था। इक्तेदार मतलब मुक्ता या मुक्ति, एक स्थान से उनको दूसरे राज्य में, एक इक्ता से दूसरे इक्ता में भी उनको ट्रांसफर कर दिया जाता था। जब फिरोज शाह तुगलक आता है, तुगलक वंश में, उसको आगे देखेंगे, तब यह वंशानुगत हो गया। इसके पहले ये वंशानुगत नहीं था। ऐसा नहीं था कि अगर कोई इक्ता, मुक्ति या वली है तो उनका लड़का ही होगा, वंशानुगत नहीं था। उसके बाद अब हम देखते हैं, ये थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद एक अगला जो शासक आता है वो था बलबन। जो बलबन था, बलबन एक सिद्धांत को माना करता था, वो था राजत्व का दैवी सिद्धांत। आज हम इसे कहते हैं राजत्व का दैवी सिद्धांत, लेकिन उस समय का जो लेखन है, किताब है, उसमें है नियामत ए खुदाई। बलबन किस सिद्धांत को मानता था, नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई का ये मतलब है, बलबन स्वयं मानता था कि जो राजा है वह स्वयं अल्लाह का एक राजदूत, एक दूत है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। यह राज्य को, जो राजा है उसको ईश्वर के समान ही मानता था। ऐसा सिद्धांत दिया था बलबन, नियामत ए खुदाई। बलबन जब आता है तो जो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों की एक समूह बनाया था जो उसको समय समय पर सलाह देने का कार्य करते थे, बलबन पहुंचते ही तुर्क ए चहलगानी का खत्म कर दिया था। तुर्क ए चहलगानी, इसको खत्म कर दिए बलबन। उसके बाद और क्या करता है बलबन, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। वो कार्य था
पूरे दिल्ली सल्तनत में नवरोज त्योहार मनाने की बात करता है, नवरोज की बात करता है। नवरोज त्योहार है पारसी त्योहार, पारसी जो पारसी धर्म के लोग हैं नवरोज मनाते हैं, उसकी बात वो शुरुआत किया था बलबन। हम डियर ये सब जानते हैं कि सबसे पहले जो भारत है, दिल्ली है, उत्तरापथ का क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे पहले गुलाम वंश का शासन आया, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया, तुगलक वंश के बाद लोदी वंश आया, सैयद वंश आया, सैयद वंश के बाद लोदी वंश आया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो ये तो वंश थे, अगर हम इन सारे को पढ़ेंगे तो पता नहीं कितने घंटे का क्लास ये हो जाएगा। हम केवल उन्हीं तथ्यों से संबंध रखेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश से किसी भी घटनाक्रम से जुड़ा होगा। हो सकता है कि हम पढ़ते अभी कोई बैकग्राउंड बनाएंगे, उस बैकग्राउंड को हम अंततः लाकर उत्तर प्रदेश के किसी तथ्य से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि आपका एग्जाम क्रैक हो। हमारा ऐसा मकसद नहीं होना चाहिए कि यहाँ खड़े होकर के अपनी ज्ञान को दिखाएं या ऐसा कुछ करें, ऐसा हमारा मकसद नहीं है। निस्वार्थ बस जितना भी कर सके किसी भी प्रतियोगी छात्र के लिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पढ़ने में पढ़ाने में इंटरेस्ट रखता है, बस यही हमारा मोटो है। तो अब हम देखते हैं बलबन के बाद अब आते हैं तुगलक वंश, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित इनका पक्ष होगा, वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश ही नहीं देखे, हम सीधे फिरोज शाह तुगलक को देख लेते हैं। शासक बनते हैं फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इन्हीं का है जिनका उत्तर प्रदेश से सीधा संबंध है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं डियर, ये सबसे पहले जो ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहां दो नगर की स्थापना करते हैं। कौन दो नगर है? एक नगर है फिरोजाबाद, इंक फीकी शायद हो जा रही है, एक नगर है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, और दूसरा नगर है जौनपुर, जौनपुर। जो फिरोजाबाद है यह यमुना के तट पर है, यमुना के तट पर स्थापित हुआ था। ये यमुना के तट पर स्थापित हुआ, इस समय इसका नाम शायद इतिहास में फिरोज शाह कोटला भी इसका नाम दिया गया है। आप याद रखिएगा, फिरोज शाह कोटला, यमुना के तट पर इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने पिछली हम किसी कक्षा में शायद बताए हैं कि मेरठ से यह जो स्तंभ था, मेहरौली स्तंभ, इसको ले जाकर दिल्ली में स्थापित किया था। जो जौनपुर है, ये तो फिरोज शाह कोटला फिरोजाबाद, जो जौनपुर है इसकी स्थापना वो किया था, उसका एक भाई था जिसका नाम था फखरुद्दीन, फखरुद्दीन जौना खां, जौना खां। इसी की स्मृति में, इसी की याद में बनवाया था। इसके पहले जो इसका चचेरा भाई था, ये फखरुद्दीन जौना खां, इसका चचेरा भाई था, इसी का नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, इसी का नाम मोहम्मद बिन तुगलक भी था। जो फखरुद्दीन जौना खां था उसी का नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। इसी की स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक के स्थापना के बाद उसका उत्तराधिकारी आता है नसीरुद्दीन तुगलक। नसीरुद्दीन तुगलक, जिसे मोहम्मद शाह तुगलक भी कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक के बाद, अब इसको इरेज कर दें, इरेज करने के बाद तब आगे चलें। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, इसे मोहम्मद शाह तुगलक भी कहा जाता था। यह इसका एक अमीर था, वो अमीर, उसका नाम मलिक सरवर था। इसका एक अमीर था, उसका नाम है, जानिए, अमीर है, अमीर का नाम मलिक सरवर है, मलिक सरवर है। अब अमीर जो मलिक सरवर है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत बड़ा बड़मनई आदमी था, लखपति करोड़पति था, ऐसा नहीं है। जो अमीर है, इसका उस समय का तत्कालीन अर्थ जो लगाया जाता था, उसका मतलब है कि राज्य में, सरकार में, यूं कहें कि राजा के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी अमीर कहा जाता था। यह अमीर जो था, ये था मलिक सरवर। मलिक सरवर एक थर्ड जेंडर था, किन्नर था, किन्नर था। मलिक सरवर एक थर्ड जेंडर था, किन्नर था। यही
जौनपुर में जो है सरकी वंश की स्थापना किया था। ये जौनपुर को दिल्ली से, जो दिल्ली सल्तनत है, तुगलक वंश है, तुगलक वंश से जौनपुर को स्वतंत्र कराने का काम कौन किया था? मलिक सरोवर ने किया था। मलिक सरोवर ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी। और इसे जो है ये जो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक हैं, इसे पूर्व का स्वामी भी उपाधि दिए थे। पूर्व का स्वामी पूर्व का स्वामी कौन कहा था? ये नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक कहे थे। किसको कहे थे? मलिक सरोवर को कहे थे। मलिक सरोवर जब जौनपुर को स्वतंत्र किया तो उस समय जौनपुर उत्तर भारत में बहुत बड़े क्षेत्र पर एक छत्र शासन किया करता था। वह एक छत्र शासन कहां से कहां तक था? ये अगर पूरा मान लीजिए जौनपुर का एक केंद्र है, तो उत्तर में नेपाल से लेकर के और दक्षिण में विंध्याचल है, और पश्चिम में इटावा से लेकर बंगाल तक। मतलब इटावा से बंगाल, नेपाल से लेकर विंध्याचल, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जौनपुर के नियंत्रण में आता था। और जौनपुर में मलिक सरोवर बहुत ही व्यवस्थित रूप से शासन शुरू किया था सरकी वंश का। मलिक सरोवर का उत्तराधिकारी जो हुआ वो हुआ इब्राहिम शाह सरकी। जो इब्राहिम शाह सरकी हुआ वो मलिक सरोवर का उत्तराधिकारी हुआ। और इब्राहिम शाह सरकी के समय में जौनपुर अपने विकास को लेकर, अपने संस्कृति को लेकर, कला को लेकर, व्यापार को लेकर, शिक्षा को लेकर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। किसके समय में? इब्राहिम शाह सरकी के समय में जौनपुर का चरमोत्कर्ष हुआ। जौनपुर का चरमोत्कर्ष किस चीज को लेकर के? शिक्षा को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, व्यापार को लेकर के जौनपुर का। और इसी के कारण जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूर्व का सिराज मतलब सिराजे हिंद कहा जाता है। सिराजे हिंद का मतलब होता है पूर्व का सिराज। उस समय यही कारण था। और शिक्षा की जितनी प्रासंगिकता जौनपुर में थी, जितना बोलबाला था, उससे हम इस तथ्य से लगा सकते हैं कि एक सूफी संत थे, आप लोग नाम भी सुने होंगे, उनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी संत थे, कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। अब जहां अगर हम शिक्षा की बात करें तो ये हम लिख सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत के रचयिता हैं, इनकी शिक्षा जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये जौनपुर से अपनी शिक्षा को प्राप्त किए थे मलिक मोहम्मद जायसी। तुगलक वंश के बाद जब आता है, समय धीरे बढ़ता है, तो उस समय दिल्ली में जब यहाँ इब्राहिम शाह सरकी यहाँ पर जौनपुर को संभाले हुए थे, उस समय दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होता है और दिल्ली में लोदी वंश की बहलोल लोदी जो बहलोल लोदी हैं, बहलोल लोदी के उत्तराधिकारी, तो दिल्ली में लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। इनके उत्तराधिकारी जो थे उनका नाम था सिकंदर लोदी। और ये बहलोल लोदी क्या किए थे? ये जौनपुर को अपने में मिला लिए थे। जौनपुर जो बहलोल लोदी हैं वो लोदी वंश में जौनपुर को मिलाने का कार्य किए थे। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी जब सिकंदर लोदी हुए तो सिकंदर लोदी के भी समय जौनपुर शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, व्यापार, इन सब के लिए ही उतना ही समृद्ध था जितना इब्राहिम शाह सरकी के समय में समृद्ध था। सिकंदर लोदी ने पहले क्या किया? इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की। हम उन्हीं तथ्यों को देखेंगे जो उत्तर प्रदेश से है। आगरा शहर की स्थापना की। जब आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया, उस समय अपनी उपराजधानी, राजधानी तो दिल्ली थी सल्तनत की, लेकिन उपराजधानी बनाया। और उपराजधानी बनाने के साथ साथ सिकंदर लोदी की महानता थी
कि ये शिक्षा और विद्वता को लेकर के सबसे प्रखर हुआ करते थे। तो शिक्षा को लेकर कैसे थे और शिक्षित थे भी, शिक्षा को लेकर ये थे कि ये स्वयं कविता लिखा करते थे। उस कविता का नाम था गुलरुखी। और इनकी विद्वता में अगर हम देखें तो उस समय ये जो मस्जिद थे, जितने भी मस्जिद थे, उस मस्जिद को ये सरकार के मतलब राज्य के नियंत्रण में लाए और हर मस्जिद को शिक्षा का केंद्र के रूप में स्थापित किया। मस्जिद पठन पाठन का स्थान होना चाहिए, सिकंदर लोदी ने किया था। मस्जिद शिक्षा के केंद्र के रूप में उभारे थे, शिक्षा के केंद्र के रूप में उभारे थे सिकंदर लोदी। लोदी के बाद जब इब्राहिम लोदी थे, सिकंदर लोदी के बाद तब दिल्ली में जो सत्ता स्थापित होती है वो सत्ता थी इब्राहिम लोदी की। वो इब्राहिम शाह सरकी अलग है, ये अलग है, ये इब्राहिम लोदी है, ये सरकी नहीं है। इब्राहिम लोदी की सत्ता कहाँ स्थापित होती है? दिल्ली में। इब्राहिम लोदी षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। षड्यंत्र कैसा? इनका एक में थे तब फरगना से आने वाला बाबर, जिसका नाम जो फरगना क्षेत्र से आया था बाबर, उस बाबर को निमंत्रण देने का काम राणा सांगा और लोदी के ही अपने सगे संबंधियों ने किया इब्राहिम लोदी को। और बाबर जब आता है तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। इब्राहिम लोदी को पराजित करके पहली बार मुगल सत्ता की स्थापना दिल्ली में करता है। अब इसके बाद की जो श्रृंखला होगी उसमें हम मुगल वंश के राजनीतिक पक्ष को देखेंगे। ये जो हम देखे हैं ये सब दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक पक्ष है। और जब मुगल वंश को हम देख लेंगे उसके बाद हम मध्यकाल के स्थापत्य और धर्म या भक्ति आंदोलन से संबंधित मुद्दों को देखेंगे। अगर इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ाते जाएंगे, इब्राहिम लोदी के आगे अभी हम बाबर से उनका युद्ध करवा देंगे, तो यह वीडियो श्रृंखला काफी लंबी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।